आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी को एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी पे आप देखोगे, वर्नर थ्योरी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराने वाली हूँ। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे वर्नर थ्योरी पे बेस्ड जो होते हैं बोर्ड में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो वर्नर थ्योरी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्नर थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद हम चिलेटिंग लिगेंड्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंट यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी से। ठीक है, तो वर्नर्स थ्योरी क्या है? एल्फ्रेड वर्नर ने तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही दिए थे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी ब्रांच है एक अलग ही केमिस्ट्री की, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। हम कलर्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सब आपके एल्फ्रेड वर्नर ने दी थी। ठीक है, तो क्या किया था इन्होंने? सबसे शुरू में इन्होंने आपके कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड 6 अमोनिया को वाटर में क्या किया? डाल दिया। ठीक है, तो इन्हें अलग कलर देखने को मिला, दैट इज येलो। ठीक, ऐसे ही इन्होंने कोबाल्टस क्लोराइड के साथ अमोनिया डाले। ठीक है, अब 5 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो क्या मिला? पर्पल कलर मिला। ऐसे ही सेम रखा, कोबाल्ट भी उतने ही, क्लोराइड भी उतने ही, लेकिन अमोनिया कितने? 4 अमोनिया डाले। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला? ग्रीन कलर मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ये सेम कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक, और उसके साथ क्या डाले? अमोनिया मोलिक्यूल, लेकिन इस बार कितने? 3। ठीक है, तो जब इन्होंने अमोनिया का रेशियो अलग अलग किया तो इन्हें अलग अलग कलर को ऑब्जर्व करने का मौका मिला। ठीक है, तो अब इन्होंने सोचा कि इस तरह से क्या हो रहा है कि जितने भी हैं आपके ये अलग अमोनिया के मोल्स डालने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यही रीजन था कि इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, अब जो ये बार बार जो चेंज हो रहा था ये आपके डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस थे। क्या थे? डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो क्या होता है जब 6 अमोनिया मोलिक्यूल आपके प्रेजेंट हैं तो जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैसा है? कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया एंड Cl3। ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर है आपका क्या? येलो। जब 5 अमोनिया डाल दिए, ठीक है, तो हमारे 5 अमोनिया लिगेंड अंदर और अब 1 क्लोराइड अंदर है। ठीक है, 1 क्लोराइड अंदर हुआ, बाहर क्या बचे आपके? 2 क्लोराइड मोलिक्यूल। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर आपका पर्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कितने हैं हमारे पास? 4 अमोनिया है। ठीक है, तो 4 अमोनिया 4 लिगेंड, ठीक, अब क्या है? 2 क्लोराइड लिगेंड है, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 1 क्लोराइड जो बाहर है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर बना ग्रीन। ठीक है, तो यही से ही आपकी कॉम्प्लेक्स की क्या हुई? स्टार्टिंग हुई कि इस तरह की कुछ प्रोसीजर हो रहा है आपका, जिससे क्या है आपके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस थे। यहीं से एल्फ्रेड वर्नर ने कॉम्प्लेक्स को जाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड जितने सारे थ्योरीज और पोस्टुलेट्स वो दे सकते थे उन्होंने दिए। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं वर्नर थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्या? आपकी प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। क्या आती है? प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, अब क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसीज और क्या होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज, उनको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं या कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या होता है प्राइमरी वैलेंसीज? जो आपके बाहर वाले ये आयनाइजेबल
क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स को मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक एंटिटीज प्रेजेंट होती है पूरी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर एक यूनिट पूरी प्रेजेंट हो गई जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होती है और आपके सारे के सारे लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, बाहर आपके जो होते हैं वो आयनाइजेबल आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयनाइजेबल आयंस होते हैं। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा, CONH3 होल 6, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पूरा 3 पॉजिटिव और साथ में हो जाएंगे आपके 3Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो सारी की सारी कहानी यहीं से ही क्या होती है, आपकी जनरेट हो जाती है। ठीक, तो जो बाहर प्रेजेंट होता है वो आयनाइजेबल आयंस होते हैं। ठीक है, ये वाटर में एज अ आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो कितने आयंस किसी कॉम्प्लेक्स में वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे उस कॉम्प्लेक्स को हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब वो सारे आयनाइजेबल आयंस हैं, वो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट रही होंगी, वो काउंटर आयंस हैं। ठीक है, तो इन काउंटर आयंस की वजह से ही हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज आपको इस तरह का क्या दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है कि COCl3.6NH3, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, 3 तरह के ये दे दिए आपको। ठीक, और क्या कहा है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला जाए, ठीक है, क्या डाला जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला जाए तो कितने मोल्स आपके AgCl के मैक्सिमम यहां से मिलेंगे, कितने मोल्स आपके सेकंड वाले में से AgCl के मिल सकते हैं और कितने मोल्स आपके थर्ड वाले में से AgCl के मिल सकते हैं। AgCl के मोल्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर कहीं भी क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पर AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं। क्लोराइड आयन की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू हम क्लोराइड आयंस की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस यहाँ प्रेजेंट होंगे, अगर आप एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो तो उतने ही मोल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, तो इसमें देखें आप कितने प्रेजेंट है, हमारे पास 3 क्लोराइड्स बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट डालूंगी तो 3 AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट आपके फर्स्ट वाले केस में मिलेंगे। ठीक है, और कितने एक्सेस अमाउंट में डाला जाएगा तो सेकंड वाले केस में हमारे पास 2 आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है तो 2 मोल्स ऑफ AgCl के हमें सेकंड केस में मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही एक AgCl का मोलिक्यूल हमें थर्ड केस में मिल जाएगा और फोर्थ केस में हमें कोई भी AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि कोई भी आयनाइजेबल आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई काउंटर आयन क्लोराइड यहाँ प्रेजेंट नहीं है। आप लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे, आपको कोई क्लोराइड आयन वाटर में नहीं मिलने वाला। ठीक है, रीजन क्योंकि हमारे पास 3 ही अमोनिया थे, तो 3 अमोनिया एज अ 3 लिगेंड मेटल के साथ रह गए सेंट्रल मेटल एटम के, और बाकी के 3 क्लोराइड आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ रह गए। तो इस तरह की थ्योरी दी थी आपकी किसने, वर्नर्स ने। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट यहीं से ही आपका क्लियर होगा, क्या होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसीज और क्या होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपके आयनाइजेबल आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयनाइजेबल आयंस होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले काउंटर आयन होते हैं, ये आपके क्या होती हैं, प्राइमरी वैलेंसीज को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसी इज कंप्लीटली आयनाइजेबल एंड इट ऑलवेज प्रोड्यूस चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो जो आपकी प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयनाइजेबल होती हैं। कैसी होती हैं, आयनाइजेबल होती हैं। ये प्राइमरी वैलेंसीज इन काउंटर आयंस की वजह से ही आती हैं। किन की वजह से आती हैं,
काउंटर आयन की वजह से। और आयनाइजेबल स्पीसी कौन है आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में? ये काउंटर आयन ही आपके आयनाइजेबल स्पीसीज हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसीज आपकी ये होती हैं, ठीक। और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं? सेकेंडरी वैलेंसीज आपकी वो होती हैं जो नॉन आयनाइजेबल हैं। कौन सी वैलेंसीज? दीज टाइप ऑफ वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब देखोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंदर एक क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से, ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से मेटल पे जो चार्ज आता है या चेंज होता है मेटल के ऊपर चार्ज, तो वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, ये आपकी आयनाइजेबल नहीं होती, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी का जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, उस पे मैं आपको रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन शो करने वाली हूँ अभी, ठीक है। और उससे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को अच्छे से देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, कैसे कैसे प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी वैलेंसीज आपकी क्या होती है? आयनाइजेबल। मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वैलेंसीज समझाने वाली हूँ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वैलेंसीज is ionizable and corresponds to the oxidation state of central metal atom. Oxidation state of central मेटल एटम, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कोरेस्पॉन्ड्स करती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाऊं, सपोज ये कोबाल्ट है, ठीक है। तो जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इस तरीके से डैश डैश करके इससे क्या है, अटैच है, ठीक है। इसका आपके लीगेंड्स से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसका आपके लीगेंड से कोई मतलब नहीं होता, ठीक। अब अगर लीगेंड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट आपके, वो 6 अमोनिया, ठीक, तो ये आपके कहे जाएंगे सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। तो ये जो आपके लीगेंड्स होते हैं ये आपके सेकेंडरी वैलेंसीज कही जाती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? corresponds to the coordination number, ठीक है। तो सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी क्या हुई आपकी? प्राइमरी वैलेंसी जो आपकी क्या करे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम पे क्या करती है, कॉरेस्पॉन्ड करती है, और क्या होती है, ये आपकी आयनाइजेबल होती है। ये क्या है? आयनाइजेबल है। अगर मैं आपको इसका कॉम्प्लेक्स बताऊं तो इसका कॉम्प्लेक्स है आपका, इसका कॉम्प्लेक्स CO कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया एंड Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये आपकी क्या कही जाएंगी? प्राइमरी वैलेंसीज हैं। ये प्राइमरी वैलेंसीज है, ठीक। और ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कह सकते हैं आप? दिस टाइप ऑफ वैलेंसी, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी, this type of valency is non-ionizable and corresponds to the coordination number, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से, ठीक। जैसे इसमें आपका क्या है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज की वजह से है। 6 अमोनिया कनेक्ट है ना सेंट्रल मेटल एटम से, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर कोई लिगेंड अंदर आ जाता है तो वो भी
फिर मेटल के चार्ज को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। जैसे अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स का के लिए, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बनाऊं, ठीक, तो आपके कितने हैं, 5 अमोनिया है, ठीक। तो 5 अमोनिया, अब ऑक्टाहेड्रल का केस है अगर, ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल का केस है, ठीक है, तो 5 अमोनिया कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब ऑक्टाहेड्रल का केस है तो ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं, 6, ठीक। तो एक क्लोराइड भी क्या होगा, एज अ लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी जो आपकी वैलेंसीज हैं वो कितनी बचेंगी, सिर्फ 2, Cl और आपका, ठीक है, Cl, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक Cl आपका क्या है, एज अ लीगेंड वर्क करने लग गया, ठीक। कैसे वर्क करने लग गया, एज अ लीगेंड। तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, CO कितने, 5 अमोनिया लिगेंड, 1 क्लोराइड, तो बाहर क्या बचेंगे, 2 Cl। अब ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कोबाल्ट, ठीक, कितने, 3 क्लोराइड और 4 अमोनिया। अब 4 अमोनिया प्रेजेंट है तो 4 अमोनिया के साथ साथ 2 क्लोराइड एज अ लीगेंड वर्क करेंगे, ये भी Cl और ये भी Cl, ठीक है। बचा क्या आपका, एक Cl आयनाइजेबल बचा, ये एज अ लीगेंड वर्क करेंगे, Cl, ठीक। तो आपकी प्राइमरी वैलेंसीज क्या हो गई, सिर्फ ये Cl। सेकेंडरी वैलेंसीज सारे के सारे, चारों के चारों अमोनिया और 2 क्लोराइड, ये क्या हो गए आपके सेकेंडरी वैलेंसीज में आएंगे, ठीक। ऐसे ही आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, इसमें कोई भी काउंटर आयन बचेगा नहीं। इसके लिए अगर मैं कॉम्प्लेक्स लिखूं तो 4 अमोनिया लिगेंड, 2 क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। 1 क्लोराइड आपका बाहर बचेगा, इस वाले में कोई भी क्लोराइड नहीं बचेंगे। अब इस पे ही बेस्ड मैं आपको कंपटीशन का एक क्वेश्चन कराती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता लग जाएगा कि वर्नर थ्योरी पे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको एक बोर्ड का क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका वर्नर थ्योरी पे ही बेस्ड है, ठीक है। नीट अंडर ग्रेजुएट 2017 में आया, 17 में ही नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रीज ऑफ AgCl, ठीक है। आपको क्या करना है क्वेश्चन में, AgCl की जो AgCl आपका फॉर्म हो रहा है, formed when AgNO3 is in excess is treated with the complexes, ठीक है। क्या करना है क्वेश्चन में, ये कॉम्प्लेक्सेस गिवन है आपको, ठीक है। CuCl3 3 क्लोराइड है, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, ठीक है। कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड है, 5 अमोनिया है। यहाँ कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड है और 4 अमोनिया है, ठीक है। तो इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस में क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइचियोमेट्रीज पूछा है। स्टोइचियोमेट्रीज मतलब मोल्स, कितने मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होंगे अगर एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में डाला जाए तो, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने क्या कहा है, ये आपके 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ना लिख के सिंपल लिखे हुए हैं। उनमें अगर आप एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, ठीक है, तो पहली बात तो सिल्वर नाइट्रेट क्यों डलवाया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ आयनाइजेबल आयंस क्लोराइड आने वाले हैं, अमोनिया की टेंडेंसी लिगेंड फॉर्मेशन की ज्यादा है कोबाल्ट के साथ, ठीक। तो जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो अगर कहीं Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं तो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक। तो वही पूछा है कि AgCl की जो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है, तो उनकी स्टोइचियोमेट्री क्या रहेगी, मतलब
कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस होंगे इस कॉम्प्लेक्स में, इसमें और इसमें, जब आप AgNO3 को एक्सिस में डाल रहे हो, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम क्लोराइड आयंस आयनाइजेबल हमें अवेलेबल होंगे उतने ही AgCl मोल्स क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स क्या रहा होगा, ठीक, 6 अमोनिया है, 3 क्लोराइड है। ऑक्टाहेड्रल का केस अगर है, ठीक है, तो 6 अमोनिया, अब क्लोराइड 3 क्लोराइड आपके बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जब एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाला जाएगा, किसमें, एक्सेस अमाउंट में, इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक, AgNO3 डाला जाएगा तो कितने, 3 मोल्स, 3 क्लोराइड अवेलेबल है तो 3 मोल्स ऑफ AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए, इसमें 5 अमोनिया है, ठीक, तो 5 अमोनिया का मतलब है कि 5 लिगेंड तो हो गए अमोनिया, 1 लिगेंड हो गया आपका क्लोराइड, तो बाहर कितने बचे, 2 Cl। अब इसमें अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 डालोगे, एक्सेस अमाउंट, ठीक है, तो कितने क्लोराइड्स, 2 अवेलेबल है तो कितने बन जाएंगे, 2 AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ऐसे ही अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए, इसमें क्या है, 4 अमोनिया प्रेजेंट है तो मतलब 4 लिगेंड हो गए अमोनिया, तो 2 लिगेंड हो गए आपके क्या, क्लोराइड, ठीक, तो 1 क्लोराइड बाहर बचा। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे अगर आप, एक्सेस अमाउंट, ठीक है, तो कितना ही एक्सेस डाल लो, क्लोराइड तो एक ही आयनाइजेबल प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 3, 2, 1, ठीक है, तो 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, वर्नर थ्योरी पे बेस्ड है। मैं अब आपको बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन वो करवाती हूँ, प्रीवियस ईयर का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये आपका 2019 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्नर थ्योरी पे बेस्ड है, तो ठीक, इसको देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड में। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन compound COCl3 and 6 ammonia is mixed with सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस कॉम्प्लेक्स को मिलाया गया, या आप कह सकते हो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में मिला दिया गया, ठीक है। 3 मोल्स तो क्या मिला आपको, 3 मोल्स ऑफ AgCl, AgCl के 3 मोल्स मिल रहे हैं, AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 1 मोल में AgNO3 मिलाने पे हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं, इसका ही मतलब है ना, पर मोल ऑफ द कंपाउंड। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है क्या, कॉम्प्लेक्स का, एंड IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स रहा होगा आपका, 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ AgCl कब बनेंगे, जब 3 क्लोराइड आयन बाहर हो, तो जो कॉम्प्लेक्स रहा होगा वो क्या रहा होगा, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ 6 अमोनिया, क्या रहे होंगे, 6 अमोनिया, ठीक है, और 3 क्लोराइड बाहर, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स रहा होगा, ठीक। तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ठीक, अमोनिया 6 जो लिगेंड की फॉर्म में है, ठीक, और बाकी आपके 3 क्लोराइड है, ठीक, ये, ठीक। अब इसका IUPAC नेम और पूछा है, तो इसका मतलब ये या तो 2 मार्क्स में रहा होगा या 3 मार्क्स में रहा होगा, तो IUPAC नेम लिख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले पॉजिटिव एंटिटी लिखते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करके दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये क्या है, 3 पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव, ठीक है। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, ठीक है, फिर अमोनिया है तो अमीन, हेक्सा अमीन, अब
कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव है तो कोबाल्ट, ठीक है। अमोनिया पे लोन पेयर होते हैं तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट वो जो कॉम्प्लेक्स की है थर्ड, ठीक है। काउंटर आयन क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका यूपीएससी नेम, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इस तरह का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। अब हम चिलेटिंग लिगेंड्स को पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। व्हाट आर चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। या चिलेटिंग लिगेंड की एक एप्लीकेशन है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। इस तरीके से चिलेटिंग लिगेंड पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम चिलेटिंग लिगेंड्स को समझ लेते हैं, क्या होते हैं आपके चिलेटिंग लिगेंड्स, क्या होती है चिलेशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। क्या होती है चिलेटिंग रिंग्स, ठीक। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज चिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे मोर देन वन डोनर एटम्स होते हैं, मतलब लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स को पढ़ा है। हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स को पढ़ा था जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक डोनर साइट रखते थे, ठीक है। अब क्या होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम्स जो लिगेंड्स रखते हैं, ठीक है, और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ इस तरह से अटैच होते हैं कि 5 और 6 मेंबर्ड की रिंग्स या कुछ अलग रिंग्स बना लें, तो वो आपके कॉम्प्लेक्सेस चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कहे जाते हैं, ठीक है। उन्हें ही कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चिलेशन इसलिए भी है क्योंकि जो आपके चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। तो नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है इस तरह का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल, ठीक है। तो अगर आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगा रखे हैं या कुछ इस तरह के लिगेंड्स लगा रखे हैं जो आपकी साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाते हैं, तो वो लेस स्टेबल होते हैं। और अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ इस तरह के लिगेंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन डोनर एटम्स हैं, तो वो आपके कॉम्प्लेक्सेस चिलेटिंग लिगेंड्स कहे जाते हैं और वो ज्यादा स्टेबल भी होते हैं, ठीक है। एक तो स्टेबिलिटी का रीजन CFSC तो होता ही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, जिसकी एनर्जी, जिस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन दूसरा स्टेबिलिटी का मेन रीज़न आपका क्या होता है, आपके लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अगर मोर देन वन डोनर एटम्स कंटेनिंग लिगेंड्स हैं आपके, ठीक है, तो वो आपके ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी पे बेस्ड। तो जो आपके चिलेटिंग लिगेंड्स हैं ये ऑर्डिनरी लिगेंड्स के कंपैरिजन में, ठीक है, क्या होते हैं, आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या आप कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस जो चिलेटिंग लिगेंड्स रखते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास ऑर्डिनरी लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं क्या होती है चिलेशन, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है, दोज लिगेंड्स which can donate more than one electron pair and contain more than one donor atoms, ठीक है। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या करते होंगे, मोर देन वन डोनर एटम्स कंटेन करते हैं एंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल
atom in such a way that a ring of 5 or 6 membered is formed are called chelating ligands, and these type of complexes are called chelating complex. ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी पूछा जाएगा तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्या कहे जाते हैं आपके, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं। ठीक है, इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको, ठीक है, बताने वाली हूँ, कॉपर इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, कॉपर के साथ इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, तो ये कैसे चिलेटिंग लिगेंड है, सपोज कॉपर आपकी सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन को आप देखेंगे, ठीक, तो क्या होता है, NH2 CH NH2, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर डोनेट होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जांपल है। ठीक है, एक इथाइलिन डाइअमीन आपका इधर आ जाएगा, ठीक, तो ये किसका एग्जांपल है आपका, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। ये चिलेटिंग लिगेंड है और ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही कॉपर की जगह क्या आ सकता है, दूसरा प्लेटिनम आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है आपका, प्लेटिनम। कॉपर की जगह प्लेटिनम रख दीजिए तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल चिलेटिंग लिगेंड्स का होता है आपका EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, क्योंकि EDTA कितने आपके हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल होता है। EDTA किसका एग्जाम्पल होता है आपका, हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल है। अकेला ही EDTA 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स को। तो EDTA का कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स के साथ। ठीक है, तो ये होता है आपका चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, स्टेबिलिटी के। चिलेटिंग लिगेंड्स, you can say that chelating ligands or chelating complex are more stable in comparison of ordinary ligands or ordinary complexes. तो अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस पे भी आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन बने हैं ऑलरेडी PYQs के बोर्ड में या कंपटीशन में, वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कुछ हमारे टेस्ट भी होते हैं। मान लो कहीं क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, या कहीं पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पॉजिटिव रेडिकल्स प्रेजेंट है। सपोज आपका कैडमियम प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, या फर्स्ट ए ग्रुप है। कैडमियम और कॉपर तो सेकंड ए ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में आपके क्या प्रेजेंट है, सिल्वर, मरकरी, ठीक है, लेड, तीनों आयंस प्रेजेंट है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, उनको टेस्ट करना होता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन सोल्ट में किस तरह के आयंस प्रेजेंट है। ठीक, और अगर उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ गया तो वो चीज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती है। मतलब क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये सब क्या होते हैं आपके, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस रेडिकल्स, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ
रेडिकल्स, ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। बहुत ब्रॉड में है, ये एक अलग ही होता है। मतलब केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं उनमें मेन आपका यही है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक, तो क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कैसे यूज है हम वो समझेंगे। तो जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप होता है उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में रखा जाता है किसको, सिल्वर को, लेड को, ठीक है, और मरकरी को। ठीक, अब क्या होता है, इसका फर्स्ट ए ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो HCl होता है। उससे क्या है, मान लो किसी सोल्ट में सिल्वर भी प्रेजेंट है, लेड भी प्रेजेंट है और मरकरी भी प्रेजेंट है। ठीक, तो हम अगर HCl डाल देंगे तो क्या होता है, AgCl के भी प्रेसिपिटेट्स आते हैं, लेड के भी प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है, और मरकरी के भी। अब क्या होता है, सिल्वर भी प्रेजेंट है, लेड भी और मरकरी भी, तो हम तीनों में से तीनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज है किसको सेपरेट करने के लिए, AgCl को। क्या होता है, अगर मैं क्या करूं, इसको ट्रीट करवाऊं किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो जो आपका सिल्वर होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड, इस तरह के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड। बाकी के ये दोनों आपके अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो आपका सिल्वर जो क्लोराइड है, ठीक, वो क्या करेगा, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, और हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो एक तो यूज हो गया आपका ये, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के लिए। अब मैं बात करूं अगर सेकेंड ए ग्रुप के लिए, ठीक है, तो कॉपर प्रेजेंट है, कैडमियम प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या है, कॉपर और कैडमियम अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर भी, ठीक है, और आपका कैडमियम भी क्या करता है, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर हमें इनको सेपरेट करना है तो हम क्या पास कर सकते हैं, H2S गैस पास कर सकते हैं। दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसके थ्रू हमें कैडमियम सल्फाइड इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको समझाने वाली हूँ किसमें, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, किसी भी वाटर में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन शो करता है आपका EDTA। मैंने आपको पहले भी बताया एक लेक्चर में जब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स पढ़ाए थे, टाइप ऑफ लिगेंड, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो EDTA आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है, हेक्साडेंटेट। अब क्या, अगर जो वाटर की हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से। अब EDTA क्या करता है, EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम के साथ और कैल्शियम के साथ। क्या बनते हैं, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाता है और मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो अब किसी भी पर्टिकुलर वाटर में, ठीक है, मान लो वाटर प्रेजेंट है, अब वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, अगर मैं EDTA के साथ इस वाटर को क्या करवा दूं, टाइट्रेट करा दूं। मान लो ये मेरा ब्यूरेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आता है। इस ब्यूरेट में भर देंगे क्या, EDTA एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है, और नीचे कोनिकल में क्या ले लेंगे हम, अमाउंट वाटर का, क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। ठीक है, मेजर करके वाटर लेते हैं 50 ml या जितने भी ml आप वाटर ले रहे हो। ठीक है, इसमें इंडिकेटर डालते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, EBT। ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, वो क्या करता है, कलर चेंज करने का काम करता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करवाने का काम कौन करता है, आपका EDTA। रीजन, EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है मैग्नीशियम के साथ और कैल्शियम के साथ। ठीक है, अब जितना EDTA, जितना आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर वाटर में, उतना ही EDTA क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो
तो हमें उस अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन इनकी इंटरनल होती है वो कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा कि इतना EDTA कंज्यूम हो रहा है, इतना वाटर लिया था तो इसका मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर में इतना कैल्शियम या इतना मैग्नीशियम रहा होगा प्रेजेंट, इसलिए इतना EDTA कंज्यूम हो गया। वो वाटर की हार्डनेस को कैलकुलेट करते हुए एक पर्टिकुलर कैलकुलेशंस होती है, वो हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो कैलकुलेशन हमें सब करनी होती है। आप इतना समझिए EDTA का यूज होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जो वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट होती है उसको एस्टिमेट करने में। ठीक है, इतना समझ आया? तो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किससे रिलेटेड है, EDTA से, और कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल की एस्टिमेशन को फाइंड आउट करवा देते हैं किसी भी पर्टिकुलर वाटर के अंदर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं किसमें, इन केस ऑफ मेडिसिनल लाइफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी जो इम्पोर्टेंट है और इन मेडिसिन। तो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपके एज अ मेडिसिन भी वर्क करते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कई बारी एग्जाम में पूछा गया है, एज अ एंटी कैंसर या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन। अब सिस्प्लेटिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका ये जो लिगेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक, इसमें दो फॉर्म बन सकती हैं आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। तो ट्रांस फॉर्म यूज नहीं की जाती है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब सिस फॉर्म आपको पढ़ा रखी है, जब दो सेम लिगेंड क्या हो, आपके सेम पोजीशन पे हो, साथ साथ हो, एक साइड हो, तो वो सिस्प्लेटिन कहा जाता है। ठीक है, तो प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स सिस्प्लेटिन कैसे यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो उनके लिए सेंट्रल मेटल एटम पूछ ली जाती है, जैसे कि क्लोरोफिल है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, ठीक है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, चारों तरफ पोरफायरीन रिंग होती है। क्या होती है, पोरफायरीन रिंग होती है, बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ऐसे ही हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, हीमोग्लोबिन तो आपको सबको ही पता होगा, इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। आयरन मेटल प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, ये भी चारों तरफ एक पोरफायरीन रिंग होती है। ठीक है, उस पोरफायरीन रिंग के बीचों बीच आयरन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हेमी ग्रुप से नाम लिया गया है, आयरन को बोला जाता है। ठीक, अब आपका क्या है, एक और इम्पोर्टेंट है विटामिन B12। विटामिन B12 is a complex of कोबाल्ट। ठीक, याद रखना ये मेटल्स आपकी पूछ ली जाती है कि क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन
ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक। क्लोरोफिल प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है, सेंट्रल मेटल एटम। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं, तो मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमें किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़वानी होती है तो कुछ जिस मेटल को चढ़ाना होता है उसी का ही हमें क्या लेना होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, ठीक। तो अगर मुझे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो ये कॉम्प्लेक्स में एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो गोल्ड का ये कॉम्प्लेक्स हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में भी आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक। आपको हर वीडियो में क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी वीडियो के, सारी लेक्चर्स को देख के।